हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज हम अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के। और उनमें मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ये आप देख सकते हो, ऐसे लिस्ट है। तो आज हम एक एक करके डेरिवेशंस करने वाले हैं और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व उसका मात्रक लिखिए। तो ये क्वेश्चन आया कब कब है, मैं देख लेता हूँ। 2015 और 16, 2015 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया और ये एक नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन। तो मैं लिखे देता हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र, अब देखो, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र तो होना जरूरी है। देखो, एक बात ध्यान रखना, ये केवल हम उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं जो लोग इस समय क्लास 12th में और एग्जाम देने वाले हैं। 16 से उनके एग्जाम शुरू हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। अगर जो लोग अभी 11th क्लास में 12th में जाएंगे उनके लिए मैं शुरुआत से फुल वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अब वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का ही होगा। मान लो ये कोई आवेश है तो इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें जब हम कोई परीक्षण आवेश लाते हैं, मान लो Q0 परीक्षण आवेश लेके आए, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यह वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको इतनी परिभाषा लिख देनी, बस ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q0। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी विमा पूछ सकता है, विमी सूत्र। तो विमी सूत्र आप निकाल सकते हो। न्यूटन का mL/t-2 होता है, कूलम का Ta हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा mL/t-3 और A-1। ये आपकी विमा निकल आएगी। तो विमी सूत्र, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा लिखो, ये पूछ सकता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसके मात्रक और विमा, तीनों चीज पूछ सकता है एक नंबर में, ठीक है। एक नंबर में इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा भी हो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये क्वेश्चन काफी टाइम्स पूछा जा चुका है और ये 2013, 14, 16, 18 और 19 में आ चुका है। आप सोच रहे होगे मैंने कूलाम का नियम क्यों नहीं, तो कूलाम का नियम होता है बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा, यहाँ पे कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी न्यूमेरिकल के रूप में, कि यहाँ पे अगर एक नंबर में पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसकी बीमा पूछ सकता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो सकती है। ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर वीमा की बात करें तो इसकी हो जाएगी T² A², नीचे ML T-2 और इसकी L2। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा M-1 L-3 T4 A2। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाती है। इसकी बीमा अगर आप कभी पूछ लेता है 1/4 पाई, वैसे इसकी बीमा नहीं पूछेगा, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। ये हो जाएगा ML3 T-4 A-2। ये वैल्यू हो जाती है इसकी बीमा, मात्रा की है बीमा ये है। तो ये मैंने कूलाम के नियम के बारे में बता दिया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इस डेरिवेशंस को करते हैं। मान लो ये दो चार्जेस हैं, -Q प्लस Q, इसका सेंटर है O, और यहाँ पे कोई बिंदु है P जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे है, और इसके बीच की डिस्टेंस 2L। ये डिस्टेंस L हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी L हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी R-L हो जाएगी, और यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो R+L हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E की वैल्यू बतानी है, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो जब हमने -Q आवेश को देखा, इस -Q आवेश के कारण इस पर क्या होगा। तो जब भी हमें किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो हम वहां पे आवेश रख देते हैं Q0, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो अब देखो, अगर +Q आवेश है -Q तो अट्रैक्ट करेगा, इधर E1 लगेगी। दूसरी, या पहले हम +Q के कारण इधर लगेगा, क्योंकि ये +Q चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको हम E2 मान लेते हैं। अब अगर देखेंगे आप बड़ा कौन होगा, तो बड़ा हमारा E1 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस छोटी है और ये बड़ी डिस्टेंस है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना इसका नाम दे देते हैं AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये AB है, जिसका केंद्र O है, जिसके केंद्र O, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी तो हमारे पास दो चार्ज है, -Q है, एक +Q। दोनों चार्जेस के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं +Q आवेश के कारण। तो +Q आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। जब भी कोई पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 Q/r²। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। अब कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि ये डिस्टेंस हम 12 ही क्यों मानते हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हो, आप D मान सकते हो, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो हाफ करना पड़ता है डिस्टेंस को। तो हाफ करना पड़ता है, इसकी वजह से अगर आप इसको D/2 इसको D/2 लिखोगे तो ऐसे में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 12 ले लिया जाता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E1 वो हो जाएगी 1/4πε0 आप क्यों अपान। अब डिस्टेंस हमारी क्या है, देखो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एल। क्या लिखेंगे? r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये E2 हो जाएगी 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारी E1 हो गई, E2 हो गई। अब हमें पता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा है E2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 हमारी वैल्यू पुट कर देंगे, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, अब मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। देखो नेट, सबसे पहले समझ लो कि जब भी आपको बोर्ड में लिखाना है तो आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसको लिख दे तो देखो जब भी अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको डेरिवेशंस को ऐसे करना है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो। तो अगर ये चीज एग्जामिनर को समझ में आ गई तो फुल मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो अब हमने देखा E बराबर 1/4πε0। अब इसके आगे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 कोष्ठक है। अब देखो यहाँ पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। अब दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब जैसे ये आ गया हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। आप या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों का फार्मूला लगाओ, कट कर दो। दूसरा क्या है, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से आ जाएगा Q/4πε0। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस। देखो अगर आप बगल में ऐसे फार्मूला लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए वो आपको फुल मार्क्स दे। तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल प्लस r माइनस एल, और यहाँ पे आ जाएगा r प्लस एल माइनस r प्लस एल, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैसे हुआ, देखो r माइनस एल r प्लस एल क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और उसका स्क्वायर था इसलिए उसका स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा
2r इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा q इंटू 2l होता है e बराबर 1/4 2r इंटू q इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे p बराबर होता है q इंटू 2l। अब ये p क्या है? p आपको पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने Q इंटू 2l को P लिख दिया, तो 1/4 2pr अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला फार्मूला ये है, लेकिन हम इस फार्मूले को नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सबसे छोटा सा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर मान लेते कि r बहुत बड़ा, अगर r बहुत बड़ा है तो यहाँ पे एल स्क्वायर जो टेंस टू 0 होगा, क्योंकि एल बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो जब इसको हम छोटा हो गया तो एल स्क्वायर टेंस टू 0, तो अगर एल स्क्वायर टेंस टू 0 करोगे यहाँ पे E बराबर हो जाएगा 1/4 2pr अपान r की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये एल स्क्वायर टेंस टू 0, r स्क्वायर इसका स्क्वायर तो r की पावर 4। यहाँ से एक r से कैंसिल होकर आपको फार्मूला मिलेगा E बराबर 1/4 2p अपान r क्यूब। ये आपका फार्मूला है, ये जो आपके लिए पूछा जाता है। इसका मात्रक यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये फार्मूला निकल के आता है E बराबर 1/4 2p अपान r क्यूब न्यूटन पर कूलम। आपको ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती है आपसे। तो आप कोशिश करें कि इसको आप ध्यान से करें। अगर आप इसको ध्यान से करते तो आपको पूरे ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में, तीनों में पूछा जा चुका है। तो आपको 2 नंबर भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप कुछ स्टेप्स को गायब कर सकते हो, जो आप शॉर्टकट है उनको स्टेप अपना सकते हो। जैसे ये वाला स्टेप, तो डायरेक्टली इस स्टेप को लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरा ही भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा स्पीड में लिख सकते हो। 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और साथ में अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R केंद्र O से P बिंदु की दूरी और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप यहाँ पे 1/4 की वैल्यू भी लिख सकते हो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये आप पूरा लिखोगे तो आपके 5 नंबर का है तो 5, 3 का है तो 3, 2 का है तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया है। इसके बाद इसी में आता है निरक्ष पर। ज्यादा तो नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो निरक्ष पर जब पूछता है तो आप निरक्ष इसमें निरक्ष नहीं पूछेगा, इसमें पूछता है लंब समद्विभाजक अक्ष। लंब समद्विभाजक अक्ष आपसे लिखा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके लंब समद्विभाजक अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गलती आप क्या करते हो, आपको अक्ष दिखा, आप डायरेक्टली अक्ष के लिए निकाल के रख देते हो, जबकि उसने आपसे पूछा होता है निरक्ष। इसका मतलब होता है लंब समद्विभाजक का मतलब होता है अक्ष, उसको बोलते हैं निरक्ष।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि लंब समद्विभाजक अक्ष पूछता है तो आपको निरक्ष पे निकालना होता है। तो निरक्ष पे कैसे निकालेंगे? तो निरक्ष पे निकालने के लिए अब हम लंब समद्विभाजक करेंगे उसके सेंटर से। तो मान लो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसका ये सेंटर है, यहां से हम इसका लंब समद्विभाजक कर देते हैं। अब यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे और यहां से इस पॉइंट को मिला। ये पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस है O से R। तो अगर ये R है और ये पूरी 2L, तो ये इतनी L हो जाएगी, ये इतनी L हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें इस बिंदु पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ फिर से लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका केंद्र O है, और उसके केंद्र O से R दूरी पर, उसके केंद्र से लंब समद्विभाजक पर, लंब समद्विभाजक पर R दूरी पर एक बिंदु P है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे फिर क्या करेंगे? हम फिर से इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे, Q नॉट को। अब माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आएगी, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ये, तो हम इसको मान लेंगे E1। दूसरी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये प्लस Q ये भी होगा, तो ये रिपेल करेगा, तो ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे जाएगी। अब E1 और यहाँ पे हो जाएगा E2। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना E1 और E2। E1 और E2 निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमें E1 और E2 निकालने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ये कहाँ पे आएगी? तो मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं ये पूरा 2 थीटा। अब हम 2 थीटा क्यों मान रहे हैं? देखो हाफ एंगल क्या होता है, अगर हमने इसको थीटा माना तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा, तो ये 2 थीटा। 2 थीटा इसीलिए माना है, जैसे वहां पे 2L दूरी मानते हैं, उसी प्रकार हमने थीटा इसलिए माना कि थीटा बाई 2 ना करना पड़े, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल, या फिर आप दूसरा कैसे कर सकते हो, आप एंगल नहीं मानना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आप डायरेक्टली E1 और E2 निकाल लो, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहां से देखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब देखो दूरी कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी E1 आ गई। अब दूसरी देखेंगे +Q आवेश के कारण, तो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और उसका कर देंगे स्क्वायर।
तो अब हमें E1 और E2 मिल गया। अब देखो दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, इसलिए वो दोनों सेम है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड। तो बाई इक्वेशन 1 व 2 से, तो अगर 1 व 2 से देखोगे तो E1 बराबर E2, अब इसको हम मान लेंगे E, ठीक है, या E डैश मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो E1 मिल गया, E2 मिल गया और E डैश मिल गया। अब जैसे E1 E2 और E डैश मिल जाता है, हमें E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब हमें नेट कैलकुलेट करने के लिए इनके दो पार्ट होते हैं, या तो आप इसको थीटा मान सकते हो। अब देखो अगर ये लाइन है, इसको सब डिवाइड कर रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 2 थीटा। अब आपने वेक्टर अगर क्लास 11 में पढ़ा होगा तो उसके लिए आपने सुना होगा ए और बी, इनका जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारा E बराबर आ जाएगा ई नेट। ई नेट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, यहाँ लिख देंगे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से ई नेट आ गया। ई नेट कैसे निकालेंगे? अब देखो ए क्या है? ई डैश। बी क्या है? वो भी ई डैश है, क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ई डैश, यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू ई डैश इंटू कॉस। अब देखना दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, तो यहाँ पे थीटा थीटा मिलकर 2 थीटा हो गया, यहाँ भी हो जाएगा 2 थीटा। तो ई नेट आ गया ई डैश स्क्वायर ई डैश स्क्वायर। अब देखो ई डैश स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ई डैश स्क्वायर हो गया 2 ई डैश स्क्वायर, 2 ई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई डैश स्क्वायर, साथ में 2 है, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा। ये हमारा ई नेट है। ई नेट हमारा हो जाएगा, देखो दोनों में हमारा 2 ई डैश स्क्वायर कॉमन बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। कुछ फार्मूला दिखा, तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ई नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 ई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस है, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी, आपको रूल याद रखना। ये वेक्टर का फार्मूला आया, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आया। तो यहाँ से आ गया ई नेट बराबर अंडर रूट के अंदर, अब देखो 2 इंटू 2 4 ई डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो सब अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 ई डैश और यहाँ पे cos थीटा। अब यहाँ से हम cos थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ से देखेंगे, तो ये अगर सॉरी ये एंगल, तो ये बताइए, तो इसने पूछा है कि cos थीटा क्या हो। तो cos थीटा कैसे निकालते हैं? तो cos थीटा निकालने के लिए हमें आधार बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो बताओ यहाँ पे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखो ई डैश की वैल्यू ये है 1/4 पाई सेलन नॉट क्यू अपन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू ये निकाल दी है, अब इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, यह था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू L अपान अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ से लिखेंगे 1/4πε0। अब देखो यहाँ पे हम q इंटू 2l लिख सकते हैं नीचे। अब देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है की घात 2 है, और यहाँ पे घात कितनी है 1। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3। ठीक, अब हमें पता है क्योंकि ये तो q इंटू 2l को हम p लिख सकते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा q इंटू 2l। तो यहाँ पे हो जाएगा ई नेट 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर उसका क्यूब। एक तो फार्मूला आप ये लिख सकते हो, इसी को आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट हटा के 3/2 भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा ई नेट बराबर 1/4πε0, पावर हटाएंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आए। अब हमें पता है कि आर स्क्वायर, फिर से वही रूल कि जो हमारा ये बहुत छोटा है, बहुत छोटे की वजह से क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो ये मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आर इज सो ग्रेटर देन एल। अब चूंकि ग्रेटर देन है तो बताओ अगर कोई संख्या बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, टेंस टू 0। तो अगर इसमें वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर 1/4πε0 p अपान, अब देखो आर एल स्क्वायर तो 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ई नेट आ जाएगा 1/4πε0 p अपान आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए आपने अभी जब ये तो हमारा निरक्ष में था, अभी अच्छी स्थिति में क्या निकला था, 1/4πε0 p साथ में 2 भी था आर क्यूब। तो एक नंबर के क्वेश्चन में बहुविकल्पी में ये पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितने गुना हो। तो आपको जैसे ही पूछा कि निरक्ष पर अक्ष से कितने गुना होती है, तो अक्ष की कितनी होती है, आधी होती है। तो एक ऑप्शन में 2 भी दिया रहेगा, एक ऑप्शन में हाफ भी दिया रहेगा, तो आपको हाफ पे टिक करना है, क्योंकि आप उल्टा देखना है, क्योंकि उसने पूछा निरक्ष पर अक्ष की कितनी गुनी होगी, तो अक्ष में आधी हो जाती है। और अगर पूछता है अक्ष पर निरक्ष की कितनी है तो डबल होती है। तो ये सेकंड डेरिवेशन था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्ष और निरक्ष इनमें से एक क्वेश्चन लगभग बन जाता है, अगर पहले टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर डेरिवेशंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके बचे हुए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं, पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स, और साथ में हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और इस टॉपिक को कल पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, महाभारत सीरीज, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए गुड नाइट।